So, hello students, welcome you all again on our digital platform. So, last lecture में अपन पोरिफेरा फाइलम की एक स्पीसीज की बात कर रहे थे, साइकन की अपन यहाँ बात कर रहे थे. So, साइकन या साइफा, देखिए पैरा ये अपना पोरिफेरा फाइलम का मेंबर है. लास्ट लेक्चर में अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था. फाइलम पोरिफेरा के बाद में बात की थी कि ये जो फाइलम है इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी पोरस बॉडी होती है, पोर बियरिंग बॉडी होती है. और उसके बाद में अपने इनका क्लासिफिकेशन की भी बात की थी. तो अपन ने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक क्लास थी कैलकेरिया क्लास थी, उसके बाद में दूसरी क्लास थी हेक्सेक्टेनिलिडा थी और तीसरी क्लास यहाँ डेमोस्पोंजी आई थी. देखिए इनका क्लासिफिकेशन अपन किस बेस पे कर रहे थे कि इनमें जो स्पीक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन स्पीक्यूल्स की बेस पे अपन इनका क्लासिफिकेशन कर रहे थे. तो यहाँ पोरिफेरा में जो मेंबर है साइकन की अपन बात कर रहे थे तो ये कैलकेरिया क्लास का मेंबर है. और कैलकेरिया में जो स्पीक्यूल्स हैं वो कैल्शियम की कार्बोनेट की बनी होती हैं. कैल्शियम कार्बोनेट की ये स्पीक्यूल्स यहाँ बनी हुई होती हैं. देखिए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके थे. अपन बात कर रहे थे यहाँ कि भाई सबसे पहले अपन ने हैबिट और हैबिटाट की बात की कि जो साइकन है ये मोस्टली आपको किसी सबस्टेंटम पे या रॉक्स पे या कहीं पे भी चिपका हुआ मिलता है और ज़्यादातर ये मैराइन वाटर या समुद्री जल में आपको मिलेगा. उसके बाद में फिर अपन ने इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी. स्ट्रक्चर अपन ने देखा था डायग्रामेटिक रूप से कि इसकी स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था. तो या तो ये फूलदान के जैसा होता है, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. और इसमें ऊपर की तरफ एक ओस्क्यूलम था जहाँ झालर फ्रिंज लगे हुए थे, झालर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था. और नीचे की तरफ एक छोटा सा बड निकला हुआ था. इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर था. इसमें अपन कह रहे थे कि ल्यूकेसोलेनिया और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, ल्यूकेसोलेनिया और साइफा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ल्यूकेसोलेनिया में यहाँ बड नहीं होता और यहाँ एक बड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. ये जो बड है ये साइकन में प्रेजेंट होता है, ल्यूकेसोलेनिया में ये एब्सेंट होता है. उसके बाद में अपन ने इनका स्ट्रक्चर देखा था. तो स्ट्रक्चर में अपन ने कहा कि बाहर की तरफ ओस्क्यूलम प्रेजेंट है एक और बहुत सारे बॉडी में ओस्टिया प्रेजेंट है. स्मॉल स्मॉल पोर्स थे जिनको अपन ने ओस्टिया नाम दिया. तो ओस्टिया से वाटर अंदर जाएगा और ओस्क्यूलम से बाहर निकल कर आता है. ठीक है, तो जनरल बॉडी जो मॉर्फोलॉजी थी, मॉर्फोलॉजी में अपने को बाहर बहुत सारे ओस्टिया और ओस्क्यूलम दिखाई दे रहा था. उसके बाद में स्केलेटन की बात की थी अपन ने. स्केलेटन सिस्टम की अपन बात कर रहे थे तो उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ बहुत सारी स्पीक्यूल्स यानी कि यहाँ जो स्केलेटन है वो स्पीक्यूल से मिलकर बना हुआ है. और इसकी स्पीक्यूल्स जो हैं या वो तो कैल्शियम की बनी होंगी या सिलिका की बनी हुई होंगी और या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स के मिलकर बनी हुई होंगी. देखिए इससे पहले अपन बात कर चुके थे कि यहाँ जो पोरिफेरा के मेंबर्स हैं वो एक तरीके से डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है. तो यहाँ बाहर की तरफ पिनिकोडर्म और अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होती हैं. यानी कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, सेल्यूलर लेवल का होता है. तो यहाँ सेल्यूलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने देखा कि बाहर पिनिकोडर्म, अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स हैं और बीच में जो मीजेनकाइम है उसमें डिफरेंट तरीके की और सेल्स भरी हुई हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ स्केलेटन सिस्टम में अपन ने कहा कि स्पीक्यूल्स हैं और स्पीक्यूल्स किस किस की बनी होंगी, या तो कैल्शियम की बनी होंगी या सिलिका की या फिर स्पॉन्जिन फाइबर. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है.
ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होंगी। तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं अंदर की तरफ, ये या तो मोनोरेडिएट, डाई रेडिएट, ट्राई रेडिएट, टेट्रा रेडिएट, ठीक, ये बाहर की तरफ से नुकीली होती हैं एक साइड से, और यूनी रेडिएट में एक तरफ नुकीली, बाई रेडिएट में दोनों तरफ से नुकीली होती हैं, ट्राई रेडिएट में 3 कोने निकले हुए होते हैं, और टेट्रा रेडिएट में 4 तरफें नुकीली होती है। ठीक है। उसके बाद में इन स्पिक्यूल्स की अपन बात करते हैं, इनके डेवलपमेंट की बात करेंगे कि स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ अपन देख रहे हैं कि इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो अपन ने बात की थी कि जो अंदर की तरफ सेल्स हैं, जो आपका साइफा है, इसमें 2 तरीके की सेल्स हैं, बाहर की तरफ पिनिकोडर्म सेल्स हैं, कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में अपन ने क्या कहा, मान के चलिए इस तरीके का आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्ट्रक्चर में आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखिए इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। इसमें देखेंगे तो ये जो है नीचे की तरफ पिनेकोसाइड सेल्स हैं, इन सेल्स को आगे की तरफ से कॉलर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। और इनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, हर सेल में यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है। बाहर की तरफ जो सेल्स हैं इनको अपन ने पिनेकोडर्म सेल्स कहा, अंदर की तरफ हैं इनको कोइनोडर्म सेल्स कहा। और बीच बीच में देखिए डिफरेंट तरीके के सेल्स और होती हैं, यानी कि जो बीच में है आपके अमीबॉइड सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ अमीबॉइड सेल्स हैं, ये डिफरेंट तरीके के सेल्स में कन्वर्ट होती रहती हैं, यानी इनका मॉडिफिकेशन होता है। तो बहुत अलग अलग सेल्स और बनती है, जैसे कि ये कन्वर्ट होती हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स में, ग्लैंड सेल्स में या थियोसाइट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से कई तरीके से मॉडिफाई होती हैं। तो एक तरीके से मॉडिफाई होती हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल में। ठीक है, तो वो सेल होती हैं ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो फॉर्मेशन करती हैं स्पिक्यूल्स का। ठीक है, इन स्पिक्यूल्स का मान के चलिए जो कैल्शियम के स्पिक्यूल्स हैं, यानी मोनो रेडिएट है या डाई रेडिएट है या मोनो एक्टिन है, तो इन जो भी स्पिक्यूल्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल से। और ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या हैं, ये मॉडिफाइड अमीबॉइड सेल्स हैं। जो अमीबॉइड सेल्स हैं ये कई तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होकर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट सेल आगे जाकर क्या करती हैं, ये आगे जाकर स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए किस तरीके से स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए मान के चलिए ये अमीबॉइड सेल्स थी, ठीक है, ये मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई किस में हो गई, स्क्लेरोब्लास्ट सेल में। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल में मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये इस तरीके से, ये मान के चलिए एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, और बीच में अपने को पता है कि ये कोई कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसका डिपोजिशन हो रहा है। अब ये जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ता जाएगा, ये सेल्स यानी न्यूक्लियस दोनों तरफ, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्पिक्यूल्स है ये भी बढ़ती जाएगी। तो यानी आगे की तरफ फिर देखेंगे तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर अपने को दिखेगा वो इस तरीके से,
यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं लास्ट में, तो ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं वो इस तरीके से दोनों अलग हो जाएंगी। ये आपकी स्क्लेरोब्लास्ट सेल है और वो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है बीच में। तो ये स्पिक्यूल और ये दोनों तरफ स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं, बाद में ये दोनों स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हट जाएंगे तो एक स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की जो स्पिक्यूल्स हैं, अलग अलग तरीके की, मान के चलिए मोनो एक्सोन टाइप की स्पिक्यूल्स है, यानी कि एक तरफ नुकुली है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक तरीके से एक साइड में ये नुकुली है, ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरी ट्राई एक्सोन है, यानी तीन तरफ इसमें आप देखेंगे तो तीन तरफ से नुकुली होती है, यानी तीन रेज निकली हुई है इसमें, इसको ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स भी अपन नाम दे रहे हैं। और उसके बाद में इसी तरीके से टेट्रा रेडिएट जो स्पिक्यूल है उसमें आप देखेंगे तो स्क्लेरोब्लास्ट में जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और चारों न्यूक्लियस फिर इसी तरीके से आगे की तरफ डिवाइड होते रहते हैं और जो आपकी स्पिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और इन स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स करती है, ठीक है। तो यहाँ तक की अपन बात कर चुके हैं कि भाई इनका स्केलेटन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके। अभी आगे अपन बात करते हैं कि साइकिन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है भाई। साइकिन में न्यूट्रिशन इन साइकिन। देखिए साइकिन एक तरीके से अपन कहें तो ये फिल्टर फीडर बोल सकते हैं। देखिए साइकिन को अपन बोलेंगे फिल्टर फीडर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अभी अपन ने स्ट्रक्चर में देखा कि नीचे की तरफ स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं, सॉरी कोलर कोशिकाएं, या जिनको अपन बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स हैं। कोइनोसाइट सेल्स में क्या है? फ्लैजिला, लंबे लंबे से फ्लैजिला प्रेजेंट थे, और वो फ्लैजिला हेल्प करते हैं किसके? फूड को फिल्टर करने के में हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली जो अपन इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो ये छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरस हैं, या फिर किसी के लार्वीज हैं, उनको ये फीड करता है, ठीक है। तो यहाँ देखना अपन ने कहा कि इसके बॉडी में क्या है? कोर्स प्रेजेंट है, मान के चलिए साइकिन है, साइकिन की बॉडी में क्या है? बहुत सारे ओस्टिया, कार्ड कॉपी करवाना है। अपन बात कर रहे हैं साइकिन में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइकिन में न्यूट्रिशन एक सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ अपन इसको बोल सकते हैं फिल्टर फीडर, ठीक है। फिल्टर फीडर क्यों बोलेंगे? अभी अपन देखिए यहाँ कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, तो अपन ने 3 तरीके की कैनाल सिस्टम की बात की। तो बाहर की तरफ बॉडी पे बहुत सारे ओस्टिया प्रेजेंट हैं, और ओस्टिया के थ्रू वाटर एंट्री करेगा, और उसमें देखिए ये छोटे मोटे जो प्रोटोजोन्स हैं, कुछ लार्वीज हैं, कुछ एग्स हैं, इनको ये फीडिंग के रूप में यूज करते हैं। तो जो भी ये छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं ये ओस्टिया के थ्रू अंदर एंट्री करेंगे। तो अंदर की साइड अपने को पता है, अपन ने देखा था कि इस तरीके के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें बाहर की तरफ अपनी पिनेकोसाइट सेल्स थी, और अंदर की तरफ आप देखते हैं तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, यानी अंदर की तरफ जो कोइनोसाइट सेल्स हैं वो बाहर का उनका स्ट्रक्चर कोलर जैसा दिखाई देता है, तो इनको कोलर सेल्स भी बोलते हैं। इसमें फ्लैजिला एक लंबा सा थ्रेड निकला हुआ है। तो जो ओस्टिया के थ्रू पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करने के बाद में सीधा पानी ओस्टिया के थ्रू बाहर आएगा। बाहर स्पॉन्जोसिल कैविटी है, तो यहाँ पे ये जो फ्लैजिला है ये यानी कि ये जो कोलर कोशिकाएं हैं ये फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं, ठीक है।
यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोविलाई इन फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके पीछे की तरफ, इसमें मीजियनकाइम भरा हुआ है, मीजियनकाइम में अमीबॉइड सेल्स हैं, तो पीछे की तरफ उसको ट्रैप कर लेते हैं और जस्ट पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब पीछे की तरफ इनको जो अमीबॉइड सेल्स हैं सूडोपोडिया के द्वारा अंदर की तरफ ले लेती हैं और फिर अंदर की तरफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि फिल्टर फीडर इसलिए कह रहे हैं कि अंदर की तरफ फूड पार्टिकल्स आए और फ्लैजिला यहाँ उनको छानने का काम कर रहे हैं, फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं। देखिए, इसके बाद जो भी फूड पार्टिकल्स या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सीधा का सीधा स्पोंजोसील कैविटी में डाल दिया जाएगा। कैविटी से ये सब बाहर की तरफ आ जाता है, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। देखिए, दो चीज़ यहाँ है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। देखिए, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जो प्रोटोजोन हो या फिर पोरीफोरन्स हो, इनमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता जिससे कि ये रेस्पिरेशन कर सकें। तो यहाँ नॉर्मल जनरल सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है कि वाटर एंट्री कर रहा है। देखिए, इन करंट कैनाल के थ्रू वाटर एंट्री कर रहा है, वाटर एंट्री कर रहा है, तो उस वाटर में से अंदर की तरफ मेसेंकाइमल सेल्स हैं, वो मैंने कहा कि डिफरेंट तरीके से मॉडिफाइड होती रहती हैं। तो यहीं जैसे वाटर अंदर एंट्री करता है स्पॉन्जोसील कैविटी में, तो यहाँ से जनरल सरफेस के द्वारा यहाँ CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और O2 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद में एक्सक्रेशन की बात करते हैं। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको जनरल एक तरीके से स्पॉन्जोसील कैविटी में रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन वेस्ट में अमोनिया रिलीज कर रहा है, तो ये अमोनिया को डायरेक्टली स्पॉन्जोसील कैविटी में डाल देगा और वहाँ से वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। यहाँ कोई इस तरीके का एक्सक्रेशन के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रेशन को या एक्सक्रेटरी सिस्टम को चला सके। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। यहाँ दोनों तरीके की अपन बात करेंगे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल। दो तरीके की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यानी कि यूनिपेरेंट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ आपने स्ट्रक्चर देखा, साइकन का स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन, तो इस तरीके से अपन कह रहे थे कि दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है और साइड में एक छोटा सा बड निकला हुआ है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था अपने को साइकन का। तो ये जो बड है आगे जाके थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें ओस्कुलम का फॉर्मेशन हो जाता है और ये कंप्लीटली यहाँ से अलग हो जाता है, यानी कि कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसका एक मेथड है बडिंग के द्वारा। ठीक है, ये बडिंग के द्वारा है। और या फिर दूसरा जो मेथड यहाँ होता है उसमें बात करते हैं अपन रीजनरेशन की, यानी कि जितनी भी ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें अपन पहले भी बात कर चुके कि यहाँ रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, यानी इन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन पावर बहुत अच्छा होता है। अगर इनके टुकड़ों में काट दिया जाए बॉडी को तो ये कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये टू टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों गैमेट फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या मेल गैमेट के रूप में स्पर्म और फीमेल गैमेट के रूप में ओवम पार्टिसिपेट करते हैं। ये नेचर में हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
ठीक है, क्योंकि प्रोटोगेनी होती है यहाँ पे, यानी स्त्री पूर्वता होती है, यानी कि जो फीमेल गैमिट है वो पहले मैच्योर होता है, फर्स्ट मैच्योर। तो पहले फीमेल गैमिट मैच्योर हो जाएगा, देन उसके बाद में मेल गैमिट मैच्योर होते हैं। तो फीमेल गैमिट पहले मैच्योर हो जाएंगे तो अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके स्पर्म रिलीज होंगे वाटर में, और वो इनकरेंट कैनाल के थ्रू या ओस्टिया के थ्रू अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद में स्पॉन्जोसील कैविटी में अंदर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, स्पॉन्जोसील कैविटी में आने के बाद में फिर वहाँ उनको जो स्पर्म है वो कोलर कोशिकाओं में एंट्री करते हैं। तो कोलर कोशिकाओं का जो फ्लैजिला है वो गिर जाता है और स्पर्म उसमें एंट्री करके अंदर पहुँच जाते हैं। तो वो एक तरीके से कोलर सेल्स है वो कैप्सूल का काम करती है। स्पर्म की भी जो टेल है वो गिर जाती है और बिल्कुल राउंड शेप में आ जाता है, तो एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद में वो जो एग मेम्ब्रेन है उस पर पहुंच जाता है, एग मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा और उसके बाद में जो स्पर्म न्यूक्लियस है एग न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, सिनकैरियन होगा और देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, इन गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन किन से होगा, कैसे होगा। ये देखिए, अपन ने अभी बात की थी कि जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं, मीजेनकाइम में अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। उन सेल्स में कुछ सेल्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड हो रही हैं। तो यहाँ कुछ इसी तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ मॉडिफिकेशन होगा। कैसा मॉडिफिकेशन होगा, यानी जो अमीबोइड सेल्स हैं वो मॉडिफाइड होकर आर्कियोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आर्कियोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो आर्कियोसाइट सेल्स ये जो आपके गैमिट्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो दोनों गैमिट्स, जो मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स हैं, उनका फॉर्मेशन आर्कियोसाइट सेल्स करती हैं। अंदर की तरफ जो आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं वो फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सेल्स मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद में देखिए, पहले बात करें अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, यानी स्पर्म फॉर्मेशन की। इन्हीं सेल से सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद में oogenesis, दोनों में यही सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन बात करें तो जो स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया है वो एनलार्ज हो जाते हैं, यानी जो अमीबोसाइट सेल्स हैं वो सराउंडेड हो जाती हैं और फ्लैटन होकर उनको कवर कर लेती हैं। ठीक है, देखिए ये अपन कह रहे हैं कि जो अमीबोसाइट सेल्स हैं उन्हीं में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस होने के बाद में वो क्या बना रही है, आर्कियोसाइट सेल्स बनाती हैं। तो ये अमीबोइड सेल्स हैं, ये फ्लैटन हो जाएंगे, चारों तरफ से इनको कवर कर लिया जाएगा। कवर करने के बाद में इनको बोलते हैं मदर सेल्स या अमीबोसाइट सेल्स, और ये फिर डिवाइड हो गए, मतलब 2 टाइम्स, उसके बाद में 3 टाइम्स डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद में ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ, और फिर स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसमें टेल प्रेजेंट होती है। ये स्पर्म ओस्टिया के थ्रू एंट्री करते हैं, एंट्री करके ये पहुंच जाते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी में। वहाँ फिर ये जो कोइनोसाइट सेल्स हैं, यानी कि जो कोलर कोशिकाएं हैं, वो उनको एक तरीके से ट्रैप करती हैं, अंदर की तरफ भेजने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी जो सेल है वो है oogenesis, यानी एग मदर सेल्स बोलते हैं या oocyte। ये भी जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं ये बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज साइड की हो जाएंगी। ठीक है, एनलार्ज हो जाती हैं, इनमें स्टोर फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए, और फूड किसके पास होगा, एग के पास में होगा। स्पर्म जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो फूड चाहिए उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट पहले से एग में स्टोर होता है। तो इस तरीके से जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया और oogonia का फॉर्मेशन करते हैं, इससे स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस चलती है वो है फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये अपन बात कर चुके कि दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म है, हर्मेफ्रोडाइट, यानी उभयलिंगी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन फिर भी यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्त्री पूर्वता यानी प्रोटोगेनी होती है, यानी कि फीमेल जो गैमेट है वो पहले डेवलप होते हैं, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अपन जैसे बात करते हैं कि नॉर्मली जो स्पर्म है वो एंट्री करेंगे किधर से, रेडियल कैनाल से इन करंट कैनाल में जाएंगे। इन करंट कैनाल में जाने के बाद में इनको जो कोइनोसाइट सेल्स हैं, अपन ने बात की जो कोलर कोशिकाएं हैं वो उनको ट्रैप करती हैं, पकड़ लेती हैं। तो ये कोलर कोशिकाएं हैं, उनका जो उनमें अपन बात कर रहे थे फ्लैजिला की, वो फ्लैजिला गिर जाता है, वो गिर जाएगा और इधर से जो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, इनकी भी टेल गिर जाती है और वो फूल कर बिको मतलब कि वो जो पूरा उसको सराउंड कर लेती है और एक तरीके से कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ओवम का सरफेस है वहाँ तक पहुँच जाएगा और पहुँचने के बाद में स्पर्म का जो हेड है वो ओवम में पहुंच जाएगा, अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, सिन कैरियन होगा एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट में डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा तो फर्स्ट क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो यहाँ जो क्लीवेज होता है वो इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कंप्लीट क्लीवेज है। तो यहाँ ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा और डिफरेंट टाइप की माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है स्टोमोब्लास्टूला एंड देन वास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है एम्फीब्लास्टूला, जो लार्वा होता है इसका एम्फीब्लास्टूला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और ये लार्वा ओवल शेप का हो जाता है और एक तरीके से कहीं पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते हैं, गैस्टुलेशन होगा और फिर धीरे धीरे ये लार्ज साइज का होता जाता है। तो ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की अपने साइकन के बारे में कि साइकन का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद में अपन ने इसके हैबिट और हैबिटाट की बात की, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की बात की। उसके बाद में जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उन स्पिक्यूल्स की बात की है। तो इस तरीके से अपन ने जो पोरीफेरा का मेंबर है साइकन उसको कंप्लीट किया। इसके बाद में देखिए एक इनमें होता है कैनाल सिस्टम की, अपन छोटी सी बात करते हैं यहाँ कि पानी का जो प्रवाह है, ठीक है, पानी का जो प्रवाह है वो यहाँ तीन तरीके से होता है, यानी कि तीन तरीके के कैनाल सिस्टम होते हैं। इनको बोलते हैं अपन एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। तीन तरीके के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट हैं यहाँ। तो सबसे जो सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है उसको अपन एस्कोन बोलते हैं, फिर उसके बाद में साइकन और देन लास्ट जो होता है उसको लिक्विनॉइड कैनाल सिस्टम बोलते हैं अपन। तो अब देखेंगे पोरीफेरा में तो तीन तरीके के कैनाल सिस्टम की अपन ने बात की, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकेनोइड। तीन तरीके के कैनाल सिस्टम हो गए। तो एस्कोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है ये बिल्कुल सिंपल टाइप का है, यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो जनरली आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऊपर की तरफ ओपरक्यूलम है, ओपरक्यूलम में आपको इस तरीके से झालर दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो जनरल ओस्टिया और ओस्कुलम ऊपर की तरफ, यानी कि ये जनरल ओस्टिया है, डर्मल ओस्टिया बोलते हैं इनको। यहाँ से वाटर इन करंट पानी जाएगा और अंदर की तरफ स्पॉन्जोसील कैविटी है उसमें पहुँचेगा और डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी टाइप की कैनाल सिस्टम होती है जिसको एस्कोन बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा टाइप होता है ल्यूकोन। ल्यूकोन टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे तो अंदर की तरफ देखिए, इस तरीके से यहाँ इनको बोलते हैं अपन इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल से वाटर अंदर एंट्री करता है। यहाँ पे फिर इन करंट कैनाल के यहाँ पे पोर होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से फिर अंदर एंट्री करता है रेडियल कैनाल में। ठीक है, रेडियल कैनाल के भी आगे फिर यहाँ पे जो पोर्स हैं इनको बोलते हैं एपोपाइल। ठीक है, एपोपाइल। तो इस तरीके से इन करंट कैनाल से फिर प्रोसोपाइल में, फिर रेडियल कैनाल में, फिर एपोपाइल से फिर स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और फिर थर्ड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो बिल्कुल उसमें देखेंगे धीरे धीरे, यहाँ देखिए जो स्पॉन्जोसील कैविटी है वो भी साइज में छोटी होती जा रही है। एंड देन लास्ट का जो सिस्टम है उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे चैम्बर से बने हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। इसमें देखेंगे तो ये नलिकाएं निकली हुई दिखाई देती हैं आपको। यानी कि इस तरीके के चैम्बर्स बने हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक अपन पाथ की बात करें कि जो सर्कुलेशन का पाथ है वो कैसा होगा, तो जो एस्कॉन है उसमें तो सिंपल आउट वाटर, सॉरी इन करंट वाटर, इन करंट वाटर है। ठीक है, सीधा कहाँ जाएगा, डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया में पहुंच गया। यहां से सीधा सीधा कहां जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में। स्पॉन्जोसील कैविटी में पहुंच गया और यहां से आउट ओस्कुलम, ओस्कुलम से आउटसाइड। ठीक है, तो एक सिंपल टाइप का जो एस्कॉन टाइप का सिस्टम है उसमें जनरल बिल्कुल सिंपल होता है। यानी बाहर से पानी एक्स करंट वाटर है, सीधा जाएगा डर्मल ओस्टिया में, ओस्टिया से स्पॉन्जोसील कैविटी में और वहां से ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरा अपन बात करते हैं साइकोन का। यहां बात करेंगे, देखिए तो इन करंट वाटर सीधा कहां जाएगा, सबसे पहले डर्मल ओस्टिया है। डर्मल ओस्टिया से सीधा कहां जाएगा, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल के बाद में मैंने बताया कि यहाँ छोटे छोटे पोर होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल फिर कहाँ खुलते हैं, नीचे की तरफ, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल फिर खुलता है एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसील कैविटी में। फिर ये खुल रहा है स्पॉन्जोसील कैविटी में। स्पॉन्जोसील कैविटी और स्पॉन्जोसील कैविटी से ओस्कुलम के द्वारा आउटसाइड। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल सिंपल टाइप का था और यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। इसी तरीके से फिर ल्यूकेनेट जो सिस्टम है उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो वाटर है वो छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं, उसमें उन चैम्बर्स के थ्रू सीधा ओस्टिया से इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल से फिर चैम्बर में, फिर रेडियल कैनाल में, फिर वहाँ से जो पोर्स हैं उनके द्वारा स्पॉन्जोसील कैविटी में और फिर वहाँ से आउटसाइड में। तो स्पॉन्जोसील कैविटी धीरे धीरे स्मॉल साइज की होती जा रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पोरीफोरा में कैनाल सिस्टम होता है। तो 3 तरीके का होता है, एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकेन टाइप का। सबसे सिंपल एस्कॉन, उसके बाद में साइकोन, देन ल्यूकेन टाइप। उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। उसका एक मेंबर और होता है साइफा की तरह ही, जिसको बोलते हैं ल्यूकेसोलेनिया।
ल्यूकेसोलेनिया ठीक है, ये भी पोरीफोरा का मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये साइकन से काफ़ी कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है आपको। सिर्फ मैंने अभी आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी के लिए आप देखेंगे तो साइकन में एक बड निकला हुआ था साइड में, यहाँ बड नहीं होता, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे फाइलम पोरीफोरा है क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बॉडी लेवल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी सेलुलर है। उसके बाद में डर्मल ओस्टिया प्रेजेंट है और एक जो बाहर की तरफ खुल रहा है ओस्कुलम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं तो ये भी जो स्केलेटन है कैलकेरियस होता है, यानी कैल्शियम की स्पिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में जीनस और इसकी बात करें स्पीसीज की तो इसकी भी कई स्पीसीज प्रेजेंट हैं। यहाँ जीनस ल्यूकेसोलेनिया है। इसके बाद में अपन सीधे हैबिट और हैबिटाट पे चलते हैं। देखिए हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं तो मोस्टली ये क्या होता है, स्मॉल ब्रांचिंग स्पंज है जो सीधा का सीधा कोई भी सबस्ट्रेटम पे या तो कोई रॉक होगी उस पे या फिर कोई पत्थर है उस पे सबस्ट्रेटम में ये चिपका हुआ रहता है नीचे की तरफ। जैसा हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स निकली होती हैं, एक तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसका आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव होता है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको या तो वाइटिश दिखाई देगा, वाइट कलर का होगा, या फिर येलोइश कलर का होगा। पूरी जो कॉलोनी है येलो कलर की वहाँ आपको दिखाई देगी। सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी और ये ऑर्गेनिज्म वी शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं या होलो होते हैं, यानी कि इनको आप देखते हैं तो बिल्कुल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ओस्कुलम है और बहुत सारे पोर्स हैं। बाहर की तरफ जो ओस्कुलम है उसमें स्पॉन्जोसिल कैविटी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाइप निकल रहा हो बाहर की तरफ, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर इनका आपको दिखाई देता है। अगर इनकी देखते हैं हाइट की बात करेंगे तो ये 25 mm हाइट तक के होते हैं। उसके बाद में हैबिट और हैबिटाट के बाद में अपन ने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल साइकन की तरह ही दिखाई देंगी। अंदर की तरफ पैरागैस्ट्रिक कैविटी है या स्पॉन्जोसिल कैविटी है, वो बाहर की तरफ ओस्कुलम द्वारा खुल रही है। उसके बाद में बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी वॉल में आप देखेंगे यहाँ तो उसी तरीके की सेल्स होती हैं। यहाँ भी बाहर की तरफ पिनेकोडर्म सेल्स होती है और अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है जो मेसेनकाइम है और उसमें डिफरेंट तरीके की सेल्स और है जिनको बोलते हैं अमीबोसाइट सेल्स। तो अमीबोसाइट सेल्स हैं और फिर ये अंदर की तरफ डिफरेंट और सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती है अंदर की तरफ जो इनका स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसी तरीके से फिर ये जो अमीबोइड सेल्स हैं ये ऑर्कियोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो फिर गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं अंदर जाके। तो ये डिफरेंट टाइप से कन्वर्ट होती रहती हैं। उसके बाद में सीधा अपन यहाँ इसके कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। तो कैनाल सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ में बिल्कुल सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है। सीधा पानी वो अंदर जाएगा ओस्टिया से फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी में और ओस्कुलम से सीधा बाहर निकल जाता है। लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये इनमें कोई स्पेशल ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता, तो मोस्टली ये क्या होते हैं सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए रहते हैं। तो इनमें जनरल लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन कई बार अगर आप देखेंगे तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, उसके द्वारा थोड़ी बहुत ये कभी कभार स्लो मूव कर लेते हैं। उसके बाद में फिर न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ, तो न्यूट्रिशन भी जनरल वाटर के द्वारा जैसे एंट्री करेगा पानी ओस्टिया के थ्रू और सीधा कहाँ पहुँच जाएगा स्पॉन्जोसिल कैविटी में और अंदर की तरफ यहाँ भी कोइनोसाइट सेल्स हैं और कोइनोसाइट सेल्स में क्या फ्लैजिला है। तो ये फूड पार्टिकल्स को एक तरीके से छानने का या ट्रैप करने का काम करते हैं। यहाँ से फूड पार्टिकल को ट्रैप करके और एक तरीके से जो फूड वैक्यूल्स बनती है उनको अंदर की तरफ मेसेनकाइम की तरफ धकेल दिया जाता है। और ये फिर यहाँ पे जो अमीबोसाइट सेल्स हैं
ये अमीबोसाइट सेल्स उनको ग्रहण कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद में फिर इनका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, यानी अंदर की तरफ डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को डायरेक्टली बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सीधा स्पॉन्जोसील कैविटी में डाल दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी जनरल रेस्पिरेशन जनरल सरफेस के द्वारा होता है, और एक्सक्रेशन भी जनरल जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है, जो नाइट्रोजन वेस्ट यानी मेनली क्या होता है, अमोनिया होता है, और अमोनिया को डिफ्यूजन के द्वारा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा स्पॉन्जोसील कैविटी में रिलीज कर दिया जाएगा और स्पॉन्जोसील कैविटी से ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ भी दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बडिंग के द्वारा होता है। नॉर्मली इनमें भी क्या होता है कि हल्का सा बड फॉर्मेशन होता है। मान के चलिए इस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, ये आप देखेंगे तो इस तरीके का ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है। अब इसमें क्या होगा कि बड फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरीके का बड बनता है। धीरे धीरे ये बड लार्ज साइज का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे लार्ज साइज का हो जाता है और फिर ये इस प्लांट से अलग हो जाता है, यानी कि एक तरीके से डॉटर इंडिविजुअल बना लेता है ये। तो नॉर्मली जैसे बडिंग होता है उसी तरीके से यहाँ भी बड फॉर्मेशन होकर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जनरल मैंने कहा कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आर्कियोब्लास्ट सेल्स हैं, उन सेल्स से स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। दो ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म डायरेक्टली एंटर करते हैं, ओस्टिया के थ्रू अंदर जाएंगे। उसके बाद में जो कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं हैं वो ट्रैप करती हैं, तो उनके जो फ्लैजिला है वो गिर जाएंगे। फ्लैजिला गिरने के बाद डायरेक्टली एंटर करेंगे और जो स्पर्म है उनको भी उनके जो टेल है वो गिर जाती है, तो एक तरीके से कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसे एग मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो एग मेम्ब्रेन से फिर डायरेक्ट वो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ पहुँच जाता है। उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होंगे। तो यहाँ जो डेवलपमेंट है यानी पहले ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है तो उसको शिलोब्लास्टूला बोलते हैं यहाँ। और फिर इसके बाद में इनमें एक लार्वल फॉर्म बनती है, उस लार्वल फॉर्म को अपन नाम देते हैं पेरेनकाइमुला या स्टीरियोगैस्टूला या पेरेनकाइमुला। वहाँ अपन ने बात की थी एम्फीब्लास्टूला की बात करी थी, यहाँ पेरेनकाइमुला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में भी एक लार्वल फॉर्म बनती है और उसके बाद में उसमें डेवलपमेंट होता है। तो नॉर्मली जैसा आपका साइकन था वैसा ही ये दिखाई देता है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको ये डिफरेंस मिलेगा। साइकन में आपको पहले से ही बड मिल रहा है, लेकिन यह बड नहीं होता, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ बड फॉर्मेशन होती है, बड का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो इन एनिमल्स को देखकर अपन क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ जो कैरेक्टर्स अपन ने देखे हैं, इन कैरेक्टर के बेस पे अपन कह सकते हैं कि जो पोरीफोरा के ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो जनरल कैरेक्टर अपने पास में आ रहे थे। इन ऑर्गेनिज्म में अपन ने देखा कि बॉडी कैसी है, पोरस बॉडी, बॉडी पोर बियरिंग। ठीक है, उसके बाद में अपन ने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ, सेल्यूलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट थी, एक सेल थी पिनेकोडर्म और दूसरी थी कोइनोडर्म। ठीक है, दोनों तरीके की सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, सेलुलर हो गया। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, आगे चले नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है कैसे होते हैं, मैराइन, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं।
अभी इनकी अपन ने बात की साइकन और ल्यूकेसेलोनिया की, देखा है दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, मैराइन वाटर में प्रेजेंट थे। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे स्पॉन्जिला है आपका, जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बाकी नॉर्मली आपको मैराइन वाटर में मिलेंगे। उसके बाद में फिर अपन बात करें नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे और बॉडी में अपन कह रहे थे बहुत सारे पोर्स हैं, यानी ओस्टिया और ओस्कुलम, यानी बहुत सारे ओस्टिया नंबर में और एक ओस्कुलम प्रेजेंट होता है। इसके बाद में देखिए कैविटी की बात की, यानी जो यहाँ सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है लेकिन उसकी जगह दूसरी कैविटी होती है, उस कैविटी को अपन नाम देते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी या फिर गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी भी नाम देते हैं। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे सिलेंट्रेट है या फिर ये है, इनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी कैविटी होती है, तो स्पॉन्जोसील कैविटी या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी है। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन ने बात की यहाँ पे कि नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। एक्सक्रेशन मेनली अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में, और उसको एक्सक्रेट किया जाता है जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही। तो और इसके अलावा बॉडी लेवल सेलुलर की अपन ने बात की, तो उसमें डिफरेंट टाइप की और सेल्स हैं। बीच में जो मीजियनकाइम है, मीजियनकाइम में फिर अपन ने कहा कि जो स्केलेटन है वो स्केलेटन किसका बना हुआ है, स्पिक्यूल्स का मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसमें कैल्शियम के स्पिक्यूल्स हैं या फिर सिलिका की हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। या तो देखिए तीनों कैटेगरी जो क्लासेज अपन ने यहाँ डिवाइड किए वो अलग अलग कैटेगरीज में इसी बेस पे स्पिक्यूल्स की प्रेजेंस के बेस पे की है। तो फर्स्ट जैसे अपन ने कहा कैलकेरिया, यानी इसमें कैल्शियम के स्पिक्यूल्स हैं। उसके बाद में फिर अपन ने बात की हेक्सेक्टेनिलिडा, यानी इसमें सिलिका के स्पिक्यूल्स हैं और हेक्सागोनल शेप में हैं, 6 अरिये हैं। और उसके बाद में लास्ट अपन ने डेस्मोस्पॉन्जिया की बात की, तो यहाँ स्पिक्यूल्स या तो एब्सेंट होती हैं या सिलिका या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल अपन ने देखा कि पोरीफोरा फाइलम की बात की तो अपने पास में निष्कर्ष निकल के आया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनमें पोर प्रेजेंट होंगे बॉडी में, यानी ओस्टिया और ओस्कुलम होंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाहर की तरफ इनेकोडर्म सेल्स, अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होंगी। मोस्टली फिल्टर फीडर होंगे, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होगा। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं आपके फाइलम पोरीफोरा के। उसके बाद में फिर अपने पास में नेक्स्ट जो फाइलम है अपना फाइलम सिलेंट्रेटा की अपन बात करेंगे। तो जनरल जैसा अपन ने फाइलम पोरीफोरा में पढ़ा, सबसे पहले जनरल कलेक्टर या डिटेल क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं। तो क्लासेस तक अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में फिर अपन एक एक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो यहाँ अपन नेक्स्ट फाइलम जो है उसकी बात करेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप देखेंगे तो धीरे धीरे देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। पोरीफोरा के जो मेंबर्स हैं उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसे ही सिलेंट्रेटा में जाएंगे तो वहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, यानी सेल्स का ग्रुप मिलकर काम करेगा। तो यानी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू ग्रेड सिस्टम वहाँ मिलेगा आपको। उसके बाद में देखिए हर आपका जो फाइलम है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं के बेस पे अपन इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखिए जैसे प्रोटोजोआ को अपन ने कहा प्रोटोजोआ, प्रोटोस का मतलब क्या था, फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी यूनिसेल्युलर है फर्स्ट यूनिसेल का इंफॉर्मेशन हुआ होगा। तो जितने भी यूनिसेल्युलर है या माइक्रोस्कोपिक है उनको अपन ने प्रोटोजोआ कहा। उसके बाद में जिनमें पोर बियरिंग बॉडी है यानी पोर्स प्रेजेंट है उनको पोरीफोरा में रखा अपन ने। फिर जिनमें नीडोब्लास्ट सेल्स हैं यानी कि दंश कोशिकाएं हैं, जो स्पेसिफिक फीचर है इस फाइलम का सिलेंट्रेटा का, तो अपन ने नीडोब्लास्ट सेल्स की बेस पे अपन ने इनको सिलेंट्रेटा में रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं के बेस पे अपन उनको क्लासीफाई करते हैं। तो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि यहाँ नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं या दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा या नीडोफोरापन फाइलम नाम देते हैं। यहाँ अपन देखिए जनरल कैरेक्टर बहुत सारे अगर बात करेंगे यहाँ सिलेंट्रेटा के, उसके बाद में अपन क्लासेज की बात करेंगे कौन कौन सी क्लासेज हैं, और देन यहाँ अपन
एक दो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे अपन। देखिए यहाँ एक ओबेलिया की बात करेंगे। इस फाइलम के यानी कि सिलेंट्रेटा के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर अपन ने देखा कि एक तो दंश कोशिकाएं प्रेजेंस होती हैं, दूसरी यहाँ मेटाजेनेसिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेटाजेनेसिस, यानी कि इनमें दो स्टेज होती है, एक पोलिप और दूसरी मेडुसा। पोलिप और दूसरी मेडुसा यानी पीढ़ी एकांतरण होता है। उनके अपन जब ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है।